तो आज का जो बच्चे हमारा टॉपिक होगा दैट इज डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक का दूसरा नाम क्या होता है? इंसुलेटर। तो बच्चे प्लीज उस चीज को अलग रखना कि आपने एक टर्म पढ़ी हुई है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और एक पढ़ा हुआ है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, दोनों में फर्क है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज के विच इफेक्ट द फोर्स बिटवीन द टू मीडियम, चार्ज के फोर्स को दो चार्ज के बीच के फोर्स को इफेक्ट करता है। और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये बताती है कि वो कितना तगड़ा इंसुलेटर है, जो उसकी इंसुलेशन की प्रॉपर्टी है वो तगड़ी है या कम है, वो हमारी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताती है। उससे कहीं ज्यादा हमें इसमें और डिटेल पढ़ना है, वो चीजें ज्यादा मजेदार हैं। तो पहली बात तो ये कि व्हाट इज द डिफरेंस, एक क्वेश्चन ये भी मिलेगा आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तभी हमारे लिए वो दोनों चीजें अलग अलग हैं, अदरवाइज क्या है बच्चे? सेम ही होती हैं। ठीक है, तो अभी मैं डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन लिखूंगा, उस डेफिनेशन को जब डाइलेक्ट्रिक पूछा जाए तब लिख देना, और इंसुलेटर की डेफिनेशन वो वाली पहले वाली, विच डू नॉट अलाउ चार्ज टू फ्लो थ्रू इटसेल्फ, वो इंसुलेशन की, बस वो डिफरेंस दोनों में सफिशिएंट हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल होता है जो चार्ज को कंडक्ट करे बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट शो करता है। चार्ज को कंडक्ट करे बिना वो किसके इफेक्ट को शो करता है बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को शो करता है। ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोल देते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर दोज विच एग्जिबिट द इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग द इलेक्ट्रॉन या विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग द चार्ज। बस यही डिफरेंस है। और ये वही बात लिखी है जो आपने इंसुलेटर में लिखी थी कि जो चार्ज को ना चलने दे वो इंसुलेटर, जो चार्ज को चलने दे वो कंडक्टर। बस इसमें दो फैंसी वर्ड ही तो लगाए हैं, विच डू नॉट एग्जिबिट या विच एग्जिबिट द इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट। इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। वुड, प्लास्टिक, हाँ है भी तो सेम ही चीज। अभी मैं समझाऊंगा थोड़ा सा अलग क्यों हो जाता है, अभी आपको समझ में भी आएगा। डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज विच एग्जिबिट, डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज विच एग्जिबिट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट विदाउट actually conducting the charge, conducting the charge। एग्जाम्पल H2O, डिस्टिल्ड वाटर की बात करूं, डिस्टिल्ड वाटर इज अ इंसुलेटर क्योंकि वो चार्ज को कंडक्ट नहीं करता। और वुड हो गया, ठीक है, प्लास्टिक एंड सो ऑन, सारे अब यही लिखोगे, कुछ अपने पास भी रख लो। यहां तक की बात समझ में आया? पानी लिख ले, डिस्टिल्ड है ना। अब केमिस्ट्री वाले टीचर से कहोगे नाले का पानी भी पानी है उनके लिए और आरओ का पानी भी पानी, बस में इंप्योरिटीज ऐड होगी। उनकी भाषा में यही तो है, पी के देखो इंप्योरिटीज ऐड वाला। और हम लोग पानी सुनते हैं ना, पीने वाले पानी को सोचते हैं। ये बात सच है या नहीं है? मैंने पानी बोला, कोई नाले वाला पानी सोचेगा, बट केमिस्ट्री का स्टूडेंट सोच लेगा कि हाँ नाले का पानी है बट सम इंप्योरिटीज आर एडेड। दूसरा लिखेंगे टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स, टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। अच्छा, मैं दो वर्ड बोलूंगा और उसका आप लिटरेचर सेंस बताओगे क्या बोलता है। अन और नोन क्या नहीं को रिप्रेजेंट करते हैं? अनहैप्पी यानी नेगेटिव, नहीं को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नोन, नॉन हैप्पी। हाँ बोल दो, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है तो आप बोल दोगे, अनहैप्पी भी बोल दोगे, नॉन हैप्पी बोल दोगे, मैं समझ भी जाऊंगा। किसका कहने का मतलब क्या है? कि बंदा खुश नहीं है। यानी नॉन और अन किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? ना का सेंस देते हैं हमें, हम एक सेंस पे चलते हैं। तो मेरे पास दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होंगे, एक होगा बच्चे पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक का नाम क्या रखूंगा मैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक, और एक का नाम रखूंगा बच्चे मैं नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक।
एक का नाम रखा आपने पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक का नाम क्या रखा बच्चा आपने, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर का मतलब होता है जिसके पास पोल हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो जिसके पास पोल होंगे उसके पास डाइपोल मूवमेंट होगा, जिसके पास पोल होंगे उसके पास डाइपोल मूवमेंट होगा। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनका खुद का डाइपोल मूवमेंट हो, और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होंगे जिनका खुद का डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहां से हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। सिर्फ मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं कि नाम से कैसे याद रखोगे। पोलर फॉर पोल, और जिसके पोल होंगे उसके पास डाइपोल मूवमेंट होगी। नॉन पोलर यानी उसके पास पोल नहीं है तो उसके पास डाइपोल मूवमेंट भी नहीं है। तो नॉन मतलब अभी ये मैंने आपको बताया था किसका सेंस देता है, हमें नहीं का देता है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करेंगे सबसे पहले हम लोग, पोलर डाई इलेक्ट्रिक, पोलर डाई इलेक्ट्रिक, और फिर हम डिफाइन करेंगे किसको बच्चे, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। तो मुझे यश बताएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन, पोलर डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन यश बताएगा मुझे। चलो पोलर डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन यश बताएगा भाई मुझे। तेरा ध्यान ही नहीं था बेटा यहाँ, अगर ध्यान होता तो ऐसी कोई टफ टास्क मैंने बताया नहीं होगा, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बताई है मैंने। निशांत आप बताओ बेटा। देयर ओन डाइपोल। नॉन पोलर देव बताएगा, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। तो डेफिनेशन सबने लिख भी ली। तो आप इसके एग्जांपल्स में लिखोगे पोलर में नॉन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल नॉन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, जिनका मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा हो, एसिमेट्रिक। और इसमें हम क्या लिखेंगे, पोलर में क्या लिखा आपने, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, पोलर में नॉन, ठीक है। और इसके एग्जांपल में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। अभी हम लोग चैप्टर नवंबर से थोड़ा सा आगे आ चुके, तो थोड़ा सा ना डाइपोल मूवमेंट को रिवाइज कर लेते हैं। मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे जवाब देगा, ऐसा कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, मैं ये वाला क्वेश्चन पूछूंगा। तो एक बार आप बुक में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी लो, जिससे पूछूंगा बताएगा वही। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज डाइपोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, और दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट। ये दो क्वेश्चन पूछूंगा। अगर किसी को नहीं आता तो पेज पलट के पढ़ लो, पूछ मैं किसी से भी सकता हूं, अक्सर मैं आपसे भी पूछ सकता हूं। चलो जी, आप टाइम्स अप। यश बताएगा मुझे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा मैं एक, यश ऐसी तुझे ना मैं डरा रहा हूं और डरना है तुझे, है ना। ये वाला जो कैमरा है ना, इसका एक्सेस चाहूं तो मैं आपकी मम्मा को दे सकता हूं इस क्लास के लिए। मैंने कहा आप देख लो कितने जवाब देता है। और आपको शायद ना पता हो, अगर यहाँ पेन भी गिर जाए ना इस क्लास में, आवाज जाती है इस कैमरे में, ऑडियो और वीडियो दोनों है इसमें। तो मैं ऐसे 4 क्वेश्चन पूछा करूंगा और ऐसे जो तुझसे ना आते हो, और फिर वही क्वेश्चन हल्के हल्के से पूछ लूंगा मैं तेरे भाई से। कहाँ गया वो, वहीं बैठाऊंगा तेरे बराबर में। नहीं, जब मुझे उसे पिटवाना होगा, जब उसे पिटवाना होगा तो मैं उधर ही बिठाऊंगा ना जिस दिन एक्सेस दूंगा। और मैंने अभी कहा था आपको कि बेटा एक बार पढ़ लो अगर नहीं आता।
अब जल्दी से पढ़ के बता व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, जल्दी से बता। एक बार पीछे वाला पेज पलट और देख। इलेक्ट्रिक डाइपोल मुझे बता, नकुल आप बताओगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, बताओ। हाँ भैया, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। क्या आप मुझे डाइपोल मोमेंट बता दोगे अक्षत? इसे नीचे कर, कोरोना सबको। चल तू बता ऋतिक, डाइपोल मोमेंट क्या बताता है? ये अच्छा, ये बताएगा लक्ष्य। मतलब एक तो शक्ल इतनी गंदी, ऊपर से कर्म भी गंदे। कहा था कि 2 क्वेश्चन पूछो, उन्हें पढ़ लो। मतलब अंदर से कुछ है इस दिल के अंदर, इज्जत अपने लिए कि मैं पढ़ लूं, जो है उसे रख, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ ले बाबू थोड़ा सा। जल्दी से डाइपोल मोमेंट पढ़ के बता क्या है, बता जल्दी से। यश, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? देव बता, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? मोमेंट, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज विद द सेपरेटिंग डिस्टेंस, ये सही है। तो डाइपोल जिसको नहीं पता वो एक बार देख लो भाई, यहां माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसे क्या बोलते थे हम? डाइपोल लेंथ। फॉर्मूला क्या बनता था? P इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई 2L। चाहूं तो मैं इसे L भी लिख सकता हूं, इट इज अ डिस्टेंस। यही था भाई, एक अरेंजमेंट बनाया था। अब मैं 2 एग्जांपल्स लिखूंगा और उन एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। H मिलता है या H2 मिलता है नेचर में आपको, है ना? मैं आपकी थोड़ी सी बायो नहीं केमिस्ट्री, थोड़ी सी केमिस्ट्री चेक करता हूं। जरा H2 का डायग्राम बनाओ, H2 का डायग्राम बनाओ सारे बच्चे। डायग्राम जिसे बोलते हो ना आप, हाँ, ये H2O बनाया है। बिल्कुल सही है, H2 समझ में आया। सिंगल तो नहीं मिलता, तो आप ऐसे तो बनाओगे, ये एक H और ये एक H, ये इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां, ये प्लस और ये प्लस। यहां तक समझ में आया? तो इसमें तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं किसका डायग्राम बना लूं बच्चे? CO2 का बनवा लूं, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का नंबर कितना है? 12 है, ऊपर वाला 12 यानी नीचे वाला 6, और ऑक्सीजन का 8। तो लगभग दोनों पास में ही रहते हैं, तो दोनों का जो साइज है वो कैसा है? लगभग सेम है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? CO2। ये देखना बच्चे, ये क्या हो गया? कार्बन। ये कौन हो गया? ऑक्सीजन। और ये कौन हो गया? ये दोनों तरफ ऑक्सीजन और बीच में क्या हो गया? कार्बन। इस तरह का अरेंजमेंट बना सकता हूं। CO2 भी एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है और H2 भी आपका कैसा है? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल की और बात करते हैं, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली हाइड्रोजन का साइज कैसा होगा? छोटा, क्योंकि वो पहली ऑर्बिट तक होता है, उसमें शायद उससे बाहर चले जाते हैं। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और ये भी क्या बच्चे? ये ऊपर वाला ऑक्सीजन, और जिनका साइज छोटा है वो हमने क्या बना दिया? हाइड्रोजन। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे थोड़ा सा बाहर चलते हैं। ये एक 10 किलो की बॉल, ये एक दूसरी 10 किलो की बॉल, एक रस्से से जोड़ दिया। इनका सेंटर ऑफ मास कहां है? बिल्कुल यहां बीचों बीच है, या नहीं है? दैट इज सेड टू बी द सेंटर ऑफ मास। यहां देखो, ये हम इसकी बात कर लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जो ये स्फीयर बना है हाइड्रोजन का, इसकी रेडियस सेम होगी या नहीं होगी? यानी इससे अगर ये 1 mm है तो ये भी कितना है? 1 mm है। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास आ गया यहां पे प्लस। ये जो मैंने ब्लू वाली लाइन बना दी है, डॉट है, ये किसका सेंटर है बच्चे? पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है या नहीं है? अगर एक नेगेटिव चार्ज यहां रहता है और एक नेगेटिव चार्ज यहां रहता है, मान लेते हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां है नेगेटिव चार्ज का? क्या कंसाइड कर जाएगा ब्लू के साथ? 10 किलो यहां, 10 किलो यहां, तो कहां आ जाएगा? बिल्कुल बीचों बीच आएगा। और बीचों बीच यही होगा या नहीं होगा? यानी प्लस और माइनस
के जो सेंटर ऑफ मास है, क्या बच्चे, सेंटर ऑफ मास है, क्या लिख रहा हूं मैं, कंसाइड ईच अदर। ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा है कि जो मेरा ऑक्सीजन सॉरी जो हाइड्रोजन है उसका पॉजिटिव का भी सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव का भी सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है बच्चे, कंसाइड कर रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस कितना है इस वाले केस में, 12 कितना है, 0 है। 12 कैसा है, 0 है। दो चार्ज है हमारे पास, हाँ पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पर उनके बीच में क्या नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। अगर डिस्टेंस नहीं है तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, 12 को 0 कर दो, P कितना हो गया। जिनके पास खुद का डाइपोल मोमेंट ना हो उसका नाम क्या रखूंगा निशांत, पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो मुझे बताओ H2 मॉलिक्यूल इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक और अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और ये देखो सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक मतलब एक जैसा दिखने वाले, समझ में आया। जरा यहां देख लेते हैं हम CO2 को, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो सबका प्लस का सेंटर कहां कंसाइड करेगा बच्चे, इस वाली लाइन पे कंसाइड करेगा। इसके पूरे नेगेटिव का सेंटर यहां आएगा, इसके पूरे नेगेटिव का सेंटर यहां आएगा और इसके पूरे नेगेटिव का सेंटर यहां आएगा। नेगेटिव का भी सेंटर ऑफ मास कहां चला जाएगा, यहीं चला जाएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 है तो डाइपोल मोमेंट कैसा हो गया, 0 हुआ या नहीं हुआ। तो क्या इसका खुद का डाइपोल मोमेंट है, नहीं है, तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, नॉन पोलर हो गया। ठीक है बच्चे, अब हम यहां बात कर लेते हैं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ऐसे है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं लाई करेगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा और इनका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं लाई करेगा। रिजल्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला है क्लास का x1 x2 m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहां आएगा, इसके नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा, इसके नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा। तो इनका जो सेंटर ऑफ नेगेटिव वो क्या नहीं करेगा बच्चे, कंसाइड नहीं करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है, ये एक जैसे थोड़ी ना है तीनों के तीनों। तो मान लो यहां प्लस आ गया और यहां क्या आ गया माइनस, तो इनके बीच में क्या बन गया 12। इनका 12 कैसा नहीं हुआ बच्चे, 0 नहीं हुआ। अगर इनका 12 0 नहीं हुआ तो डाइपोल मोमेंट बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल कैसा और वो वाले मॉलिक्यूल्स, रीजन समझ में आया, रटने की जरूरत तो नहीं है। आपकी क्लास के हर बच्चे को पता है कि पोलर डाइपोल मोमेंट, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनका खुद का डाइपोल मोमेंट है, नॉन पोलर वो होते हैं जिनका खुद का डाइपोल मोमेंट नहीं है। पर उन्हें ये नहीं पता होगा किसी भी बच्चे को कि जो ये H2 है इसके पास डाइपोल मोमेंट क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि इनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या कर जाते हैं बच्चे, कंसाइड कर जाते हैं। उसकी वजह से क्या 0 हो जाता है, 12 0 हो जाता है। 12 0 हो गया तो हमारा क्या 0 हो गया, P 0 हो गया। ठीक है, H2O में 12 मेंटेन रहता है, तो क्या हुआ बच्चे, उसके पास खुद का डाइपोल मोमेंट बहुत कम है पर डाइपोल मोमेंट होता है। समझ में आया बच्चे। तो आप पोलर में एक डेफिनेशन एग्जांपल लिखेंगे, मैंने क्या लिखवाया था, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में आप क्या लिख लोगे, H2 एंड CO2, और वहां पे क्या लिखोगे बच्चे आप लोग, H2O। जल्दी से एग्जांपल्स लिखो और ये डायग्राम भी बना लो, आपको याद रहेगा बाद में कि हमने क्या पढ़ा है इसमें। हाँ जी, सारे डायग्राम बना लो। नॉन पोलर का अगर आप दूसरा एग्जांपल भी लिखना चाहो तो एक HCl भी लिख लेना, एक HCl, दूसरा क्या लिखोगे, H2O। पोलर की डेफिनेशन लिख ली हमने, नॉन पोलर की डेफिनेशन लिख ली, तो उसमें एक एक एग्जांपल लिखो। अच्छा, एक पॉइंट और डालो पोलर में और नॉन पोलर में। पोलर हैविंग डाइपोल मोमेंट बिकॉज देयर सेंटर मास ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसाइड और डू नॉट कंसाइड, डू नॉट कंसाइड। और नॉन पोलर में क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कंसाइड विद ईच अदर, दैट्स व्हाई देयर डाइपोल मोमेंट इज 0। इस पॉइंट को भी मैं लिख देता हूं, आप लोग उसे भी ऐड कर दें। इन पोलर मोलिक्यूल्स सेंटर ऑफ मास, COM लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कंसाइड विद ईच अदर
that's why have their own dipole moment at molecular level. ये वाला पॉइंट जरूर लिखना है कि उनके पास जो डाइपोल मोमेंट होती है वो मोलिकुलर लेवल पे होती है, पूरे क्रिस्टल पे नहीं होती। अभी हम उसे भी समझेंगे। इसी का एक उल्टा सा पॉइंट बना के आप नॉन पोलर में लिख लेना। नॉन पोलर्स in non-polar molecules center of mass of positive and negative coincide with each other, that's why their dipole moment at the molecular level is 0. Examples आपको पता हैं। कौन से वाला? हाँ, ये H2O का डायग्राम है इधर वाला। आप 3 बजे क्यों नहीं आए थे? आपकी मैथ्स की ट्यूशन थी। देयर ओन डाइपोल मोमेंट एट मोलिकुलर लेवल। CO2 वाला फिर से बता दूं, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, उनका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में आएगा या नहीं आएगा? पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास यहां आएगा, दोनों कंसाइड करके तो 0, इसका यहां आ जाएगा कंसाइड कर गए, इसका यहां आ जाएगा कंसाइड। एक तो ऐसे, दूसरा देखो ये तीनों का पॉजिटिव है, सिर्फ बीच वाले को छोड़ दो, इनका सेंटर ऑफ मास यही आएगा, यानी जहां कार्बन का वहीं ऑक्सीजन का आ गया, इसके इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव सेंटर ऑफ मास यहां, इसके वाले का यहां और इस वाले का यहां। जब रिजल्टेंट कैलकुलेट करेगा ये तो बीच में आ जाएगा। इसमें सेंटर ऑफ मास कंसाइड नहीं करते। जिसमें कंसाइड करते हैं उसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? नॉन पोलर का। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर के एग्जांपल्स हैं और नॉन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स पोलर के एग्जांपल्स हैं। In non-polar molecules, center of mass of positive and negative coincide with each other. That's why their own dipole moment is, हाँ non-polar की बोल रहा हूँ। In non-polar molecules, center of mass of negative and positive coincide with each other. That's why their own dipole moment is 0 at molecular level. At molecular level. H2 वाला मैं अगले पेज पे डायग्राम बनाऊंगा, उसमें बता रहा हूं। आपको बेसिकली बोर्ड में सवाल क्या आएगा? क्लासिफाई द 2 टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो एक पोलर एक नॉन पोलर, उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल पूछेगा। जब किस्मत बहुत ज्यादा खराब होगी, जो आपकी है, क्योंकि कोरोना में पेपर नहीं दिया ना, वहां से किस्मत का पता चल रहा खराब है। आपको अच्छी लग रही होगी हमारी किस्मत अच्छी है, पर जब इंटरव्यू लेके जाओगे जब पता चलेगा इससे तो पेपर दे लेते, तो तुम्हारी खराब है। तब क्या होगा? आपसे पूछ लेगा व्हाई डाइपोल मोमेंट इज 0। तब आपको ये वाले जवाब देने हैं, क्योंकि उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या कर जा रहा है? कंसाइड कर जा रहा है। किसी ने मुझसे कहा था कि भैया H2O वाला बता दो, कोई था। ये हमारा कौन? H2O। ये ऑक्सीजन और ये क्या बच्चे? ये ऐसे 2 हाइड्रोजन हो गए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट में 8, ऑक्सीजन 6 है शायद। आउटर मोस्ट में कितने? 6। और इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं बच्चे? 1। तो इस कंडीशन में ये तीनों के प्लस की लाइन हो गई, तो कहीं क्या आएगा बच्चे? सेंटर ऑफ मास आएगा या नहीं आएगा? उसका रीजन समझो। इसके पास 1, इसके पास 1 और इसके पास सेंटर में कितना मास है? 8 मास है या नहीं है? तो इन दोनों का कहीं इस तरफ आएगा या नहीं आएगा? सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में थोड़ी ना आएगा। सेंटर ऑफ मास किसके क्लोज आता है? हैवियर के क्लोज। इसका कहाँ आएगा बच्चे? यहां कहीं आएगा या नहीं आएगा? और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इस लाइन में कहीं आ जाएगा। यही तो रूल है। ये आपके पास इसमें क्या है बच्चे? नेगेटिव, और इसमें क्या है? नेगेटिव। जितना 8 प्रोटॉन का मास है,
क्या उतना 8 इलेक्ट्रॉन का है? नहीं है। तो क्या नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास उतनी क्लोज चला जाएगा जितना पॉजिटिव के गया है? तो मैं ये मान लेता हूँ कि भाई नेगेटिव का यहाँ आया, इधर वाले नेगेटिव का कहाँ आया? यहाँ आया। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ आया? इस वाली लाइन में कहीं आया। क्या इन दोनों के बीच में डिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया? डिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया तो क्या बनेगा? डाइपोल मोमेंट बनेगा। बात क्लियर होगी? अब दूसरी चीज, हम एक तो मोलिकुलर लेवल पे डाइलेक्ट्रिक को देखेंगे और एक देखेंगे क्रिस्टल लेवल पे। क्रिस्टल क्या होता है? जब बहुत सारे मोलिक्यूल्स एक साथ परिवार बना के रहना शुरू कर दें, है ना, बैचलर्स और फिर फैमिली। तो जब अकेले रहते हैं तो आप बैचलर्स यानी मोलिक्यूल्स, और जब फैमिली बना के रहना शुरू कर दे तो आप क्रिस्टल बन जाते हो, सब एक जैसे हो जाते हैं उसमें। ये मैं क्रिस्टल बना रहा हूं बच्चे, प्लीज इसे आप लोग समझेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां से कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस आएंगे तो मैं नहीं चाहता कि आप उस दिन अपने सर पकड़ के रो। क्रिस्टल एक बनाया बच्चे मैंने कैसा? नॉन पोलर, और एक क्या बनाया बच्चे? डेफिनेशन पूछूंगा पोलर और नॉन पोलर की, किसी से भी पूछ सकता हूं, यस से भी पूछ सकता हूं, अक्षर से भी पूछ सकता हूं, होनिस से भी पूछ सकता हूं। तो मैं होनिस से ही पूछ रहा हूं नॉन पोलर की डेफिनेशन, जिसका खुद का डाइपोल मोमेंट नहीं हो। और पोलर कौन से होंगे? अब एक चीज याद रखेंगे, जो भी आपने बात करी है ना वो इंटर मोलिकुलर लेवल पे की है, आपने क्रिस्टल लेवल पे नहीं किया है। चाहे आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक का क्रिस्टल रहा हो, चाहे आपका नॉन पोलर का क्रिस्टल रहा हो, उस पूरे क्रिस्टल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ये इस बात को याद रखेंगे। जो बात आपने करी है वो किस पे करी है बच्चे? मोलिक्यूल लेवल पे की है। नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ही लिख रहा हूं। जैसे मैंने डाई इलेक्ट्रिक लिखा तो हम कंसीडर कर लेंगे हमने दोनों कर लिया। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज 0। एक क्रिस्टल का जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? 0 होता है। कैसे 0 होता है उसे मैं भी आपको समझाऊंगा। मेरे पास नॉन पोलर के 10 मॉलिक्यूल थे। कितने मॉलिक्यूल थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 मॉलिक्यूल थे। पूरे इस ग्रुप का डाइपोल मोमेंट सबके डाइपोल मोमेंट से मिलके ही तो बनेगा, ऐसे बनेगा। पहले वाले का कितना है? 0। दूसरे वाले का कितना है? 10 के डाइपोल मोमेंट को सम करो कितना बनेगा? क्यों? क्योंकि इसमें प्लस और माइनस क्या कर रहे हैं बच्चे? कंसाइड कर रहे हैं। प्लस और माइनस क्या कर रहे हैं? कंसाइड। ये भी हमने देख भी लिया था। अब आप लोग मुझे बताना, ये मेरे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें प्लस का सेंटर ऑफ मास यहां है और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास यहां है। इस तरह सेपरेशन हो गया। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताओ। तो क्या मैं ऐसे बना दूं? यानी इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। मैं एक क्रिस्टल उठा के लाया, मैंने उसमें क्या करा बच्चे? 10 पोलर मॉलिक्यूल भर दिए। 10 पोलर मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्या हर एक मॉलिक्यूल के पास खुद का डाइपोल मोमेंट होता है पोलर में? हाँ बिल्कुल होता है। ये पी की डायरेक्शंस दिखा रहा हूं। 2 मॉलिक्यूल लेके आए आप जिनमें मैंने नेट डाइपोल मोमेंट कितना, कैसे पता चला? एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। ऐसे हो सकता है। ये तो आपको बड़ा अच्छा लगा कि नॉन पोलर के पूरे क्रिस्टल में डाइपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा? 0। उसका रीजन क्या था आपका? कि एक के पास ही नहीं होता तो पूरे क्रिस्टल के पास होगा। यहां रीजन क्या लिखूं मैं? अपोजिट तो नहीं लिख सकता मैं। आपको शायद समझ में तो आ गया होगा कि एक का डाइपोल मोमेंट दूसरा क्या कर रहा है बच्चे? कैंसिल कर रहा है। पर इसे फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। द crystal of polar dielectric having net dipole moment 0 because the directions of dipole moments are random in a crystal। उस क्रिस्टल में डायरेक्शंस कैसी होती हैं बच्चे? रैंडम होती हैं। और रैंडम, जब भी मैं वर्ड रैंडम लिखूंगा और बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी के साथ लिख लूं तो रैंडम का मतलब होता है कि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं बच्चे? वो कैंसिल कर रहे हैं।
क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? तो उसका रीजन तो आपको पता है, इसका रीजन समझ में आया? द डायरेक्शंस ऑफ ऑल द डाइपोल मोमेंट्स आर रैंडम इन नेचर, दैट्स व्हाई द नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो ऑफ अ क्रिस्टल. डायरेक्शन ऑफ dipole moment is random in polar crystal, that's why net dipole moment is zero. यहां तक की बात सबको समझ में आई? ये भी क्वेश्चन आपसे रेयर ही पूछे एग्जामिनर, किस्मत खराब वाली बात है, पूछ ले तो वो भी पूछ लेगा जो मैं इन्हें पढ़ाऊंगा परसों, डिस्प्लेसमेंट, और ना पूछे तो ये भी ना पूछे, वो किस्मत की बात है. अब देख लो, आपकी किस्मत जैसी हो मैं वैसा पढ़ा दूंगा. एक बार कलेक्टिवली मीटिंग कर लो सारे, कुछ की किस्मत अच्छी होगी, कुछ की खराब होगी, फिर एवरेज कैलकुलेट कर लेना बैच का, फिर मुझे बताना. बहुत खराब है बस, तो फिर सारा पढ़ो. एग्जामिनर आपसे जो पूछेगा वो क्वेश्चन अब, मतलब वो टॉपिक अब हम करेंगे. एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि हमने एक डाइलेक्ट्रिक को, चाहे वो क्रिस्टल हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, लिख रहे हैं कुछ बच्चे, लिख लेने दो. आपके स्कूल में डाइलेक्ट्रिक सिर्फ इतना था कि आप उसमें 6 डेफिनेशंस लिख लो, एंड नाउ यू आर द मास्टर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. और अभी तो इसमें मजेदार चीज बची हुई है. मैंने आपसे बताया था व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एंटर कंडक्टर. मैंने कहा था मैं एक डाइलेक्ट्रिक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा. क्या हमने वो डिस्कस कर लिया था, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस? चलो नेक्स्ट करूं. एक जिस बच्चे ने लिख लिया वो हेडिंग ये लिखेगा, डाइलेक्ट्रिक इज एक्सपोज टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. Dielectric is exposed to external electric field. Dipole is exposed to external electric field. Dipole is exposed to external electric field. Sorry, dielectric. सॉरी बच्चे, डाइलेक्ट्रिक इज एक्सपोज टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अरे भाई डाइलेक्ट्रिक है, मैं कुछ भी बोल रहा हूं, आप ऐसे लिखो, डाइलेक्ट्रिक इज एक्सपोज टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. डाइलेक्ट्रिक इज एक्सपोज टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. डाइपोल, चलो बेटा सबका ध्यान बोर्ड पे. डाइलेक्ट्रिक इज एक्सपोज टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. हम पोलर से, नॉन पोलर से स्टार्ट करते हैं, H2 से. बेटा यहां ये 2 H2 के मॉलिक्यूल्स हैं. बेटा बात करोगे तो भगवान करो आप फेल हो जाओ, और फेल होना अपने स्कूल के पेपर से स्टार्ट करो और फाइनल बोर्ड तक चलता रहे. कितने हैं तेरे? और भी कम है. कल तू 17.5 बता रहा था. चल अंश बताएगा जब आएगा. चलो यहां देखो, अभी इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना था? 0, क्योंकि इसका प्लस और माइनस यहां क्या कर रहा था? कंसाइड कर रहा था. मैंने क्या करा, इस मॉलिक्यूल को क्या कर दिया बच्चे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सपोज कर दिया. तो आप लोग इलेक्ट्रॉन की दुनिया को समझो, इलेक्ट्रॉन कर क्या रहे हैं. एक इलेक्ट्रॉन पता क्या करता है, पहले तो ये वाला चक्कर लगाता है, फिर अपने पड़ोसी के यहाँ घूम के आता है. सिमिलरली इसका इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ घूमता है और फिर क्या करता है बच्चे, यहाँ चक्कर लगा के आता है. ऐसे ही दुनिया चल रही होती है, वो ऐसे एस फॉर्म में घूम रहा होता है आपका इलेक्ट्रॉन. आपने क्या करा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया यहाँ.
ये लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस और इधर क्या बच्चे, बड़ा सोच के जवाब देना कि जो आपका ये जो प्लस का चार्ज है, ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, वो इस पूरे अरेंजमेंट में से नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा या पॉजिटिव को? ये वाला जो फील्ड है, ये जो आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, ये नेगेटिव चार्ज पे थोड़ा सा फोर्स लगाता है, और फोर्स लगा के उसे अपनी तरफ नहीं बुला लेता, हल्का सा रिलेटिव शिफ्ट कर देता है उसके। क्या करता है वो? ये जो नेगेटिव चार्ज है उस अरेंजमेंट को ऐसे कर देता है, थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर देता है। समझ में? तो यानी ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये किसका पाथ है? इलेक्ट्रॉन्स का। जल्दी से मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास पहले कहां आता था? जहां ये क्रॉस बनता था। अब कहां पे आएगा बच्चे? यानी ये नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास इस लोकेशन पे आ गया। ये किसका सेंटर ऑफ मास आ गया बच्चे हमारे पास? नेगेटिव चार्ज का। ये जो ग्रीन वाला मैं बना रहा हूं, ये हमारा नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास आ गया। ये जो प्लस का चार्ज है, ये प्लस के साथ क्या करेगा? उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, थोड़ा सा रिपेल कर देगा। पहले प्लस का सेंटर ऑफ मास यहां पे आ जाता था, ये यहां पे, अब यहां पे आएगा, थोड़ा सा दूर चला जाएगा। यानी यहां नेगेटिव का और यहां किसका आ गया बच्चे? भाई कर गया ना वो इस तरफ। नेगेटिव पहले व्हाइट वाले पाथ पे घूम रहा था, अट्रैक्ट करके थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास कहां आ गया बच्चे? ग्रीन वाली लोकेशन पे। और पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास कहां चला गया? पिंक वाली लोकेशन पे। ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, और ये क्या है बच्चे? 12 है या नहीं है? क्या आ गया? डाइपोल मोमेंट आ गया। क्या आ गया? डाइपोल मोमेंट। जब मैंने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो उसमें क्या डेवलप हो जाता है? डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? वो नॉन पोलर ही, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? पोलर की तरह बिहेव कर रहा है। नाम क्या लिखा था इसका? डाइलेक्ट्रिक का। एग्जिबिट इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग द चार्ज। वो ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। समझ में आया? अगर मैं एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उसमें क्या हो जाता है बच्चे? ए डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड। जब एक में बनी है तो पूरे क्रिस्टल में बनेगी या नहीं बनेगी? बात समझ में आई? ये तो हमने किसका एग्जांपल डिस्कस कर लिया? नॉन पोलर का। अभी हमने किसका करा था? अभी हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलर मॉलिक्यूल्स को भी रखते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक को भी रखते हैं, और हम पूरा क्रिस्टल प्लेस करने वाले हैं। ये मैंने मान लिया कि मेरे पास एक कैसा डाइलेक्ट्रिक है बच्चे? पोलर डाइलेक्ट्रिक है, जिसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस कैसी हैं बच्चे? रैंडम है। आपने क्या करा? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया बच्चे? लगा दिया, यानी इस पूरे क्रिस्टल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। आप लोग मुझे बताना, जो आपके ये डाइपोल मोमेंट है, इसमें इसका प्लस किस तरफ है और माइनस किस तरफ है? क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस नहीं बना रखी, मैंने व्हाइट से किसकी डायरेक्शंस बना रखे हैं? डाइपोल मोमेंट के। यहां माइनस, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि माइनस को कौन अट्रैक्ट करेगा, माइनस या प्लस? और इस प्लस को कौन अट्रैक्ट करेगा? पेन दोगे 10-12 मुझे? अपने अपने पेन के कैप निकाल लो। कैप निकाल लो बस। वो चलो उसके बस, ठीक है, इतना चलेगा। ये मेरे पास डाइपोल, हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल और इनकी डायरेक्शंस कैसी है? अभी रैंडम है। ये ऐसे, मैं एक एक का बिहेवियर आपको बताऊंगा। ये ऐसे पड़ा था, इस तरफ इसका है पॉजिटिव और इस तरफ क्या है? नेगेटिव। किसी चीज को घुमाने के लिए क्या चाहिए आपको? टॉर्क। ये देखना इसको, इसका जो ये पॉजिटिव एंड इसे कौन खींच रहा है? इस पे ऐसे फोर्स लग गया, और इस नेगेटिव को कौन खींच कर रहा है? पॉजिटिव। दो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में और सेम पॉइंट पे नहीं है, क्या करेंगे इसे? ये घुमा दिया। यानी ये वाला जो डाइपोल पहले से रैंडम पड़ा था वो कैसे आ गया? इस फॉर्म में आ गया।
ये दूसरा था, ये हमने इसमें आ गया, इसे हम यहां रख लेते हैं। ये दूसरा ऐसे पढ़ा था, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, टॉर्क लग के ये भी कैसे हो गया इस डायरेक्शन में। ये ऐसे बढ़ा था, टॉर्क लग के इस डायरेक्शन में, ये ऐसे बढ़ा था, टॉर्क लग के इस डायरेक्शन में। यानी सारे मॉलिक्यूल्स पे क्या लगेगी बच्चे, टॉर्क लगेगी एक ही डायरेक्शन में, और उसे अलाइन कर देंगे सारे डाइपोल को किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे डाइपोल उसी डायरेक्शन में, देखो हो रहे या नहीं हो रहे। तो मैं ये फील्ड से पहले का डायग्राम है, मैं इधर फील्ड के बाद का डायग्राम बना देता हूं, तो वो शायद आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। ये प्लस, इधर कौन माइनस, यानी ये पहले ऐसे था, ये मॉलिक्यूल ऐसे था पहले, इधर नेगेटिव था, इधर कैसा था पॉजिटिव। यानी अब ये मॉलिक्यूल कैसे हो जाएगा, इधर नेगेटिव, जो दूसरे वाला ऐसे पड़ा था वो कैसे हो जाएगा बच्चे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे बताओ क्या इस क्रिस्टल के पास खुद का नेट डाइपोल मोमेंट है अब? हाँ बिल्कुल है बेटा, सारे एक ही तो डायरेक्शन में है या नहीं है। एक डायरेक्शन में आए कैसे, ये आपने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था उसकी वजह से एक डायरेक्शन में हुए हैं या नहीं हुए। क्वेश्चन सुनो, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मोमेंट क्यों शो करने शुरू कर देता है? क्योंकि उसके सारे डाइपोल एक ही लाइन में क्या हो जाते हैं बच्चे, अलाइन हो जाते हैं। ऐसे है एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलर की तरह क्यों बिहेव करना शुरू कर देता है? क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर ऑफ नेगेटिव और सेंटर ऑफ पॉजिटिव के बीच में डिस्टेंस प्रोड्यूस कर देता है। दोनों का मैकेनिज्म आपको समझ में आया। क्वेश्चन क्या आएगा बोर्ड का वो सुनो। आपसे एग्जाम में कहेगा व्हाट हैपेंड टू द डाइलेक्ट्रिक्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये बात नहीं लिख सकते, मैं बोल रहा हूं कि ए नेट डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड इन द क्रिस्टल ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जो डाइलेक्ट्रिक है उसके पूरे क्रिस्टल में एक नेट डाइपोल मोमेंट बन जाता है, चाहे वो पहले पोलर रहा हो चाहे वो नॉन पोलर रहा हो। समझ में आ गया? तो आप ये दोनों डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक इज एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होने से हो क्या रहा है बच्चे, उनमें नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है पूरी क्रिस्टल में। पहले पूरी क्रिस्टल में नेट डाइपोल मोमेंट कैसा था, जीरो। एक में डाइपोल मोमेंट ना होने की वजह से जीरो था, और एक के डायरेक्शंस कैसे थे बच्चे, रैंडम थे, इसलिए उसका डाइपोल मोमेंट कैसा था, जीरो था। समझ में आया? ये लास्ट है फिर आज के लिए। लो when exposed to external electric field। ये बता बेटा, जितना मैंने डाइलेक्ट्रिक आपको पढ़ाया है वो सबको समझ में आया? डाइलेक्ट्रिक इतनी डिटेल में पढ़ाने का रीजन यही है कि अगर आपका पेपर 70 नंबर का हुआ और उसमें 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, और ज्यादातर जिस बच्चे को दिक्कत आएगी वो एक नंबर के क्वेश्चन में आएगी। मेरा काम होगा थ्रू आउट द ईयर कि आपका 1 वर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपसे बन जाए। 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर तब नहीं बनेगा जब आप पढ़ने में मक्कारी करोगे। 1 नंबर के क्वेश्चन तब नहीं बनेंगे जब आपके कंसेप्ट वीक होंगे। तो कंसेप्ट वीक नहीं रखेंगे हम लोग, इसीलिए इतना टाइम दे रहे हैं इसमें। अभी भी हमारा डाइलेक्ट्रिक बचता है, ठीक है। एक टर्म और लिखेंगे, इसके बाद पोलराइजेशन, फिर आप घर चले जाओगे। कल की कोई क्लास नहीं है, एंजॉय योर संडे। कोई भी नहीं है, कल संडे एंजॉय करो। मंडे देव, किरण और प्रियांश सुबह 6 बजे आपकी क्लास होगी।
मंडे को सुबह 6 बजे कंपटीशन की क्लास होगी। रिकॉर्डिंग में अपलोड करूंगा, ग्रुप में ना लिंक आ जाएगा यूट्यूब का। बेटा मैं एज इट इज शेयर कर दूंगा, जितना लिख सकते हो उसे लिख लो। क्या हुआ? रिकॉर्ड हो रही है, अपलोड नहीं हो रही साथ के साथ। जरा बात सुनो बेटा, एक टर्म लिखा है मैंने पोलराइजेशन, उसका मतलब समझो। जब आप एक डाइइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसमें क्या डेवलप हो जाता है बच्चे? डाइपोल मोमेंट। जब आप एक डाइइलेक्ट्रिक को, चाहे वो पोलर रहा हो चाहे नॉन पोलर रहा, उसमें तो कोई फर्क नहीं रहा। जब हम एक डाइइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या डेवलप हो जाता है बच्चे? डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाता है। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन। वर्ड लिखा है ना पोलराइजेशन। व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक इज एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ए डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड इन द सैंपल, जो भी आपने सैंपल रखा है, दैट इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज सेड टू बी पोलराइजेशन। यानी जो डाइपोल मोमेंट बनते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे? पोलराइजेशन। अगर हम एक डाइइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखते हैं तो मैं उसे ये भी कहा करूंगा कि वो पोलराइज्ड हो गया। वो क्या हो गया? पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में? ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण, ध्रुवी मतलब दो पोल अलग हो जाने, पोलराइजेशन, दोनों पोल अलग हो गए। और जब दोनों पोल अलग होते तो वो क्या बना देता है? डाइपोल मूवमेंट बना देता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो हम लोग पोलराइजेशन से मंडे स्टार्ट करेंगे। आपकी जो आज की होमवर्क शीट होगी वो ऑनलाइन आएगी, बस आज की। आप चाहो तो उसकी फिजिकल शीट निकाल के भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेरा प्रिंटर खराब था, वो गाड़ी में रखा है अभी।